हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल। तो पहले हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। उसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें कई विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, गेल इंडिया होता है। ये सब के बारे में हम लोग जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो पार्ट 1 था उसमें हमने 3 पोर्शन को कवर किया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें आरबीआई, सेबी ये सब को डिस्कस किया था, और साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, डीआरडीओ ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा एवं परीक्षा निकाय, जिसे बोलते हैं एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन बॉडीज, सामाजिक न्याय एवं कल्याण निकाय जैसे सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर बॉडीज, और तीसरा है आपका पर्यावरण एवं ऊर्जा संस्था, एनवायरमेंट एंड एनर्जी बॉडीज। देखिए, एक बार में मैं 3 तरीके के कैटेगरी को डिस्कस करता हूं एक वीडियो में, क्योंकि सारे को डिस्कस करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एजुकेशनल एंड एग्जामिनेशन बॉडीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षा एवं परीक्षा निकाय। तो जैसे यूजीसी हो गया, जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर एआईसीटीई है। एसएससी हो गया, ये तो सभी कोई भली भांति इससे परिचित है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, और एनएमसी जिसे पहले बोला जाता था एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इन सभी में जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला है शिक्षा एवं परीक्षा निकाय का ऑर्गेनाइजेशन यूजीसी, जिसे बोला जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा मिला था वर्ष 1956 यूजीसी एक्ट के तहत। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहता तो उसके लिए आर्टिकल मेंशन रहता। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के तहत इसको संविधान में दर्जा दिया गया है। दूसरा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इनके प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमेशा केंद्र सरकार द्वारा ही, क्योंकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है। कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। कार्यकाल कहने का मतलब कि इसके अध्यक्ष की कार्यकाल। अब हम लोग देखते हैं संरचना। तो संरचना हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, यहाँ मुझे बताना सही लगा इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और कई सारे सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शंस, मतलब कि यह क्या कार्य करती है। तो विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी को यह मान्यता देती है और अनुदान देती है। दूसरा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। जो हायर एजुकेशन होते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री जो होता है, या फिर बैचलर्स डिग्री, ये सब हायर एजुकेशन में काउंट होते हैं। उसकी जो क्वालिटी होती है यह इंप्रूव करती है। नेट परीक्षा का प्रारंभ। तो नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सबसे पहले यूजीसी ने ही शुरू किया था, लेकिन अब यह एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसे हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। अब चलिए देखते हैं अध्यक्ष। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये दोनों को हम लोग देखेंगे। प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सीडी देशमुख जी, और वर्तमान यानी कि वर्ष 2025 में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी जी। अब चलिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है एआईसीटीई, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये भी नाम हम लोग सुन रखे हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर जब हमें एडमिशन लेना होता है तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि वह एआईसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर कई सारे जो वैकेंसीज आती हैं, जॉब की वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज, उसमें कई बार लिखा रहता है कि ये जो डिग्री है ये किसी एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए या फिर संस्था से। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, और इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 1987 एआईसीटी एक्ट के तहत। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनके प्रमुख की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, और इनके जो प्रमुख होते हैं उनकी कार्यकाल 3 से 5 वर्ष सामान्यतः होती है। इसमें भी संरचना है। इसमें कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और परिषद सदस्य यानी कि काउंसिल मेंबर्स इसमें होते हैं। ये क्या काम करती है, फंक्शंस क्या है इसके? इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट यानी कि एमबीए, पीजीडीएम ये सब जो होता है, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेजों को यह मान्यता देती है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और नियमन यानी कि क्वालिटी और रेगुलेशन ये करती है आपका टेक्निकल जो एजुकेशन होता है, जैसे बीटेक, इंजीनियरिंग वगैरह हुआ। नई टेक्नोलॉजी आधारित स्कीम लाना, जैसे कि स्टार्टअप हो गया या फिर इनोवेशन। तो स्टार्टअप इंडिया में भी एआईसीटीई का इन्वॉल्वमेंट था, और इनोवेशन जैसे कि अटल इनोवेशन स्कीम, उसमें भी एआईसीटीई का भी इन्वॉल्वमेंट था। अब अध्यक्ष देखते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एससी साहनी जी, और वर्तमान यानी कि वर्ष 2025 में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर टीजी सीतारमन।
अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग एसएससी। तो ये सभी कोई जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लेकिन एग्जाम में इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसे हम लोग देखेंगे। देखिए एसएससी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन रहते हैं, या तो इसके अध्यक्ष से क्वेश्चन रहेंगे या फिर ये पूछा जाएगा कि ये किन किन की नियुक्ति करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनके प्रमुख की नियुक्ति हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। प्रमुख का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष। और इसमें इसकी क्या संरचना है, मतलब स्ट्रक्चर, तो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं और सचिव या फिर नियंत्रक परीक्षा है, यानी कि सेक्रेटरी या फिर एग्जामिनेशन काउंसिलर होते हैं इसमें। और फंक्शंस क्या है, इसमें क्या क्या कार्य करती है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती करवाती है एसएससी सेंट्रल लेवल पे। सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर आदि परीक्षाएं आयोजित करवाती है ये। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, तो एसएन अग्रवाल जी, और वर्तमान के अध्यक्ष हैं, ये काफी चर्चे में भी रहे हैं आपका जब ये विवाद हुआ था एडिक्विटी वाला, एस गोपालकृष्णन जी। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2017 में, लेकिन 2018 से यह कार्यशील हुआ। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इनके प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनके प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल क्या होता है, तो एक निश्चित कार्यकाल होता है, आमतौर पे 5 वर्ष का। इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक महानिदेशक होते हैं और एक संचालन परिषद होते हैं। और फंक्शंस क्या क्या है, तो जेई मेंस, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीयूईटी, सी मैट, जी पैट आदि परीक्षाएं ये आयोजित करवाती है। और सीबीटी जो टेस्ट होता है उसमें पारदर्शिता लाना इनका मेन काम है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे विनीत जोशी जी, और वर्तमान में यानी कि वर्ष 2025 में एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं प्रदीप सिंह खरोला। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, श्री औरबिंदो मार्ग में। इनके प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कार्यकाल क्या होता है, तो एक निश्चित कार्यकाल होता है, आमतौर पर 5 वर्ष। और इसमें कौन कौन होते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि निदेशक होते हैं और एक एजुकेशनल काउंसिल होती है। फंक्शंस क्या क्या है, तो स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, जिसे एनसीईआरटी बुक हम लोग बोलते हैं। ये टेक्स्ट बुक बेसिकली बुक जो होते हैं वह तैयार करती है। शिक्षा नीति पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, यानी कि एजुकेशनल जो पॉलिसी होती है उस पर रिसर्च और ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक योजनाओं में सहयोग। तो नेशनल लेवल पे जो भी एजुकेशनल स्कीम्स होते हैं या फिर पॉलिसी होती है उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है एनसीईआरटी का। इसके पहले डायरेक्टर कौन थे, प्रोफेसर डॉक्टर डीएस कोठारी, और वर्तमान में कौन डायरेक्टर है एनसीईआरटी के, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। अब अगला है सीबीएसई। इसके बारे में भी हमने सुना है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1962 में। इससे पहले इसे दिल्ली बोर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यानी कि 1962 में इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनके प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनके प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल है, एक निश्चित अवधि होती है, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होते हैं और शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। अब यह क्या कार्य करती है, तो 10वीं यानी कि 10th और 12th कक्षा की राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करना। तो ये नेशनल लेवल का एक बॉडी है, इसलिए नेशनल जो एग्जाम होते हैं वही ये कंडक्ट करवाती है 10th और 12th लेवल की। जैसे कि अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, फिर एक और भी अलग बोर्ड होता है NIOS, तो उसके जरिए भी 10th और 12th किया जाता है। लेकिन ये जो है नेशनल लेवल का हो गया, CBSE, ICSE, ये सब नेशनल लेवल का। स्कूल्स को एफिलिएशन प्रदान करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी स्कूल को कैसे बोल देते हैं कि वो CBSE एफिलिएटेड है या फिर ICSE एफिलिएटेड है। अगर वो एफिलिएटेड नहीं है तो बिहार बोर्ड एफिलिएटेड तो होगा ही। उसके बाद ये क्या करती है, तीसरा काम, तो मेंटेनिंग क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल एजुकेशन। अब CBSE बोर्ड है तो इंडिया में जितने भी CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे उसमें एक ही तरीके का करिकुलम यानी कि सिलेबस फॉलो किया जाएगा, वही यूनिफॉर्मिटी बोला जाता है। एग्जाम भी है सबका एक ही टाइम में होगा अगर CBSE के तहत हो रहा है। जैसे कि CBSE के तहत कौन सा एग्जाम होता है, 10th का बोर्ड एग्जाम, तो वो एक ही टाइम में होगा, पूरे भारतवर्ष में एक ही टाइम में होगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर प्रेम नारायण, और वर्तमान के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग NMC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में। उस समय इसे क्या बोला जाता था, MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन वर्ष 2020 में इसका नाम बदल के NMC कर दिया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC एक्ट के तहत।
तो ये अगर आपसे सवाल में ये आए कि एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो अब आप 2020 टिक करिएगा। लेकिन अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो आप 1934 दीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इनके प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका कार्यकाल यानी प्रमुख का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, उसके बाद चेंज होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, यानी इसकी संरचना में तो एक अध्यक्ष होते हैं और 33 सदस्य होते हैं। अब यह कार्य क्या करती है, तो मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और नियमन, जो भी मेडिकल कॉलेज होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसका मान्यता और नियमन ये करती है। एमबीबीएस, एमडी या फिर एमएस शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, तो ये डॉक्टर्स की डिग्री होती है, एमबीबीएस या फिर एमडी, एमएस। उसके बाद नीट, यूजी या फिर पीजी, यानी कि नीट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसका अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं पर निगरानी करता है ये एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन। देखिए, इससे इसको आसान भाषा में आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो आपने देखा होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डॉक्टर को गिफ्ट वगैरह देते हैं दवाई लिखने के लिए, तब वो लोग गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एमसीआई या फिर एनएमसी के गाइडलाइन के तहत कोई भी एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है वह किसी फार्मेसी कंपनी से या फार्मास्यूटिकल कंपनी से गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये टाइम टू टाइम कुछ रेगुलेशन भी निर्धारित करते रहती है। और एक जो गवर्नमेंट डॉक्टर रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वह प्राइवेटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है एनएमसी के, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, वर्ष 2020 में ये बने थे। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत सेठ। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा शिक्षा एवं परीक्षा निकाय। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूंगा। कल यानी कि 15 सितंबर सोमवार से हर शाम 6 बजे एक यूट्यूब पे फ्री क्लासेस बिहार जीविका के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्गदर्शक सीरीज के नाम से। ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड है, जिसके तहत हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज कवर करेंगे, कंप्यूटर, स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और बाकी सिलेबस में भी जो भी बचा हुआ है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये भी समय समय पे अपलोड होते जाएगा। तो ये बेसिकली लाइव रहेगा, आप लोग उस समय कोशिश करिएगा जुड़ने के लिए, आपको फायदा ही मिलेगा। अब चलिए, अगला ऑर्गेनाइजेशन है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक न्याय एवं कल्याण निकाय। इसके तहत भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है, जैसे कि एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। एक एक करके इन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में। 89वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हमारे संविधान में इसका एक वर्णन है आर्टिकल 338 के तहत। इसके अध्यक्ष की कार्यकाल होती है 3 साल। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो एससी के अधिकारों की रक्षा करना, शिकायतों की जांच करना और विकास संबंधी परामर्श ये सरकार को प्रदान करती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सूरज भान जी, और वर्तमान में यानी कि वर्ष 2025 में इसके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना जी। देखिए, ये सब जो बॉडीज हैं, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसमें सभी बॉडीज हैं, उससे यह क्वेश्चन आएंगे ही कि वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, या फिर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन है। अगला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो इसकी भी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी, लेकिन यह एनसीएससी से सेपरेट हो गया था। पहले था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बाद में इसे वर्ष 2004 में शेड्यूल ट्राइब कर दिया गया था 89th अमेंडमेंट में। किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है, तो आर्टिकल 338A। इनके अध्यक्ष की कार्यकाल होती है 3 साल। अब इसका क्या उद्देश्य है, तो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों की रक्षा, उल्लंघनों की जांच करना और उत्थान हेतु सुझाव ये सरकार को प्रदान करती है। इसके पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह जी, और वर्तमान यानी 2025 में इसके कौन अध्यक्ष हैं, तो श्री अंतर सिंह आर्या जी। अब अगला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। उस समय यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब किसी एक्ट के तहत इसका स्थापना किया गया था, लेकिन बाद में यह संवैधानिक कब बनी, 2018 में 102nd अमेंडमेंट के तहत। किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है, आर्टिकल 338B। इनके अध्यक्ष की कार्यकाल होती है 3 साल, और इसका उद्देश्य क्या है, तो ओबीसी सूची की समीक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर परामर्श। ओबीसी में किन कास्ट को रखना है, किन कास्ट को नहीं रखना है, ये सब एडवाइस यही करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी में ओबीसी के तहत जो भी वेलफेयर स्कीम्स होते हैं वह लागू करने के लिए ये एडवाइस करते हैं। इनके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस RN प्रसाद जी, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं
हंसराज गंगाराम अहीर जी। चलिए अगला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। इसे तो खास स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे तो क्वेश्चन रहता ही है, बीपीएससी तक में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में यानी नेशनल कमीशन ऑफ एक्ट 1990 के तहत। यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, इसीलिए हमारे संविधान में इसके तहत कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनके अध्यक्ष की कार्यकाल 3 साल होती है। उद्देश्य क्या है? तो महिला अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव की जांच और सशक्तिकरण नीतियों की सिफारिश करते हैं ये सरकार को। इनकी पहले अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहतकर जी। अब अगला देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी एनएचआरसी। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत। यह एक वैधानिक निकाय है यानी कि संविधान में कोई भी आर्टिकल इसके तहत मेंशन नहीं है। इनके अध्यक्ष की कार्यकाल होती है 5 साल या फिर 70 साल तक। उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकारों की रक्षा करना, उल्लंघनों की जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होते हैं उसमें ये मदद करते हैं। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी और वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी। अब अगला बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत। यह भी एक वैधानिक निकाय है यानी संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं, किसी आर्टिकल के तहत इसका कोई वर्णन नहीं है। इनके अध्यक्ष की कार्यकाल 3 साल होती है। तो इसका उद्देश्य देखते हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण योजनाओं की समीक्षा और समान भागीदारी ये सुनिश्चित करते हैं। इनके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान और वर्तमान में अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी। ये सामाजिक न्याय एवं कल्याण निकाय जो भी है उसे आप लोग 2-3 बार एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इन सब में से किसी एक ना एक से क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। अब ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं? माइनॉरिटीज हमारे देश में किन किन लोगों को डिक्लेयर किया गया है? तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसीज जिन्हें बोला जाता है और जैन्स। ये जो कैटेगरी के रिलीजन है ये हमारे देश में हमारे संविधान के तहत यह माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सामाजिक न्याय एवं कल्याण निकाय यानी सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर बॉडीज। अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है। अगर आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें। चलिए एक एक करके इन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में। किसके तहत? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। स्ट्रक्चर तो ये एक वैधानिक निकाय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण। उसके बाद केंद्र सरकार को पर्यावरणीय मामलों में सलाह देना, जल वायु एवं उत्सर्जक मानक निर्धारित करना। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, जो भी हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। वो होता है कि इसका लाइसेंस लेना पड़ता है सीपीसीबी से कि अगर आपका कोई फैक्ट्री है उसमें से किसी तरीके का कोई गैस वगैरह अगर निकल रहा है तो उसको आपको रजिस्टर करवाना होगा। जैसे हमारा गाड़ी का जो पोल्यूशन होता है हम लोग बनवाते हैं, वो पोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, वो क्या करती है, चेक करती है किसी इक्विपमेंट्स के जरिए कि आपके बाइक से जो धुआं निकल रहा है क्या वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। ठीक उसी तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह में जो धुआं निकलता है उसका भी चेक होता है। उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, हर साल इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस आपने एक बार ले लिया और काम खत्म हो गया। वह उनका मानना है कि 1 साल तक तो मशीनरी में ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम होता नहीं है, इसीलिए 1 साल तक वह लाइसेंस वैलिड है। देखा जाता है कि जो धुआं निकल रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े मात्रा में निकलता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकता है, इसीलिए स्टैंडर्ड सेट रहता है कि इससे ज्यादा उसमें अलाउड नहीं अगर है तो आपको सीपीसीबी के तहत आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाइएगा। जो भी आपका फैक्ट्री है या फिर प्लांट है वही चीज ये देखती है कि जल वायु एवं उत्सर्जक मानक निर्धारित करती है, राज्य बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित करती है। तो ये तो सेंट्रल बॉडी हो गई, लेकिन स्टेट में भी होता है आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो भी स्टेट के तहत अगर लाइसेंस लेना होता है इसी से आपको लाइसेंस लेना होगा, एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर निलय चौधरी 1974 में, और वर्तमान में यानी 2025 में कौन है? श्री वीर विक्रम यादव जी। अब अगला है पर्यावरण एवं ऊर्जा संस्थाएं में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आपका प्रिंसिपल बेंच, देखिए इसमें कई सारे बेंच होते हैं लेकिन प्रिंसिपल बेंच एक ही है नई दिल्ली में। बाकी जो सब्सिडियरी बेंच होते हैं कोई भोपाल में है, हैदराबाद में है, ये सब बहुत
5-6 सब्सिडरी बेंच हैं इसके, लेकिन हमें प्रिंसिपल बेंच के बारे में जानना है। स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है, ये एक न्यायिक निकाय है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं, तो किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड, उनके अलावा जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है एनजीटी का, तो पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों को त्वरित एवं प्रभावी निपटारा। तो ये एक तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना तथा क्षति के लिए मुआवजा सुनिश्चित करवाना। जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज होते हैं उनका अगर कोई तोड़ रहा है वह नियम कानून, तो उसमें अगर सजा दिया जाता है या किसी तरीके का फाइन वगैरह, तो इसी के तहत एनजीटी एक्ट के तहत ही होता है। इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता जी, और वर्तमान में यानी 2025 में इसके कौन चेयरपर्सन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। अब अगला है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत इसकी जो भी रेगुलेशन है वह होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक वैधानिक निकाय है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, विद्युत उत्पादन, संचरण यानी कि ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, वितरण के तकनीकी मानक तय करना और सरकार को नीतिगत सलाह देना। तो देखिए पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वह गवर्नमेंट को पॉलिसी जो भी बनती है उसके तहत ये एडवाइस करती है। इसके पहले चेयरमैन थे लॉर्ड सिट्रीन यानी कि 1955 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री घनश्याम प्रसाद जी। देखिए यह लोगो मैंने लगा रखा है, लोगो से आपको थोड़ा सा मेमोराइज होता है। अगला है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऊर्जा दक्षता को यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उपकरणों पर स्टार रेटिंग व लेवलिंग लागू करना। तो जो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं, चाहे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर कोई किसी तरीके कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस पर हम लोग स्टार मार्क देखते हैं कि वह 2 स्टार है या फिर 3 स्टार है। हम लोग देखते हैं खरीदने वक्त जब जाते हैं तो देखते हैं कि क्या वो 3 स्टार है तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही उसे अप्रूव करती है। इसके डायरेक्टर जनरल पहले कौन थे, डॉक्टर अजय माथुर जी, और वर्तमान में यानी कि 2025 में इसके अध्यक्ष कौन है, श्री अभय बाकरे जी। अब आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो आगे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यह दिया रहेगा महारत्न या फिर नवरत्न, मिनी रत्न या फिर मिनी रत्न 2। तो उसके बारे में हमें पहले जान लेना होगा कि क्या कौन सी जो पीएसयू होती है वह महारत्न होती है या फिर नवरत्न होती है। इसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले देखते हैं। तो पहले से नवरत्न होना चाहिए। देखिए कोई भी कंपनी पीएसयू जो होती है डायरेक्ट महारत्न उसे दर्जा नहीं मिलता, सबसे पहले उसे मिनी रत्न का दर्जा मिलता है, मिनी रत्न 2, फिर 1, फिर नवरत्न, और सबसे लास्ट में उसे महारत्न, यानी ये सबसे टॉप का कैटेगरी है। तो पहले से नवरत्न होना चाहिए। औसत वार्षिक टर्नओवर यानी कि एवरेज ईयरली जो टर्नओवर है 25,000 करोड़ होना चाहिए। शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए उस पीएसयू का, और नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ उस पीएसयू का होना चाहिए, तब जाके वह महारत्न की श्रेणी में काउंट होता है। दूसरा है आपका नवरत्न। तो मिनी रत्न 1 का दर्जा होना चाहिए, मतलब कि वह कंपनी पीएसयू को पहले मिनी रत्न का दर्जा मिल जाना चाहिए। उसके बाद 6 में से कम 3 मानदंड को पूरा करना होगा। टर्नओवर उनका, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ या फिर पीबीआईटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज जो एक मानदंड है वह पूरा करना होगा। लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, बहुत ज्यादा आप लोगों को जानने की जरूरत है नहीं, बस इस चीज से आपको क्लियर होगा कि नवरत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है। उसके बाद आइए नीचे मिनी रत्न। तो लगातार 3 साल में पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए उस पीएसयू का, तब जाके उसे मिनी रत्न का दर्जा मिलता है। और सबसे पहले जो मिलता है मिनी रत्न 2, तो लगातार 3 साल लाभ में होना चाहिए वह पीएसयू, तब जाके उसको मिनी रत्न 2 का दर्जा मिलता है। उसके बाद फिर मिनी रत्न 1, फिर नवरत्न, और उसके बाद महारत्न। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी इसमें होता है, यानी कि निवेश की सीमा। तो 5,000 करोड़ या फिर नेटवर्थ का 15% जो भी अधिक हो वह इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट है। फिर नवरत्न में है 1,000 करोड़ तक का या फिर नेटवर्थ का 15%। नेटवर्थ ये हो गया 15,000 करोड़ का। उसके बाद मिनी रत्न 1 में इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, 500 करोड़ या फिर नेटवर्थ का 15%। मिनी रत्न 2 में 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लिमिट है।
जैसे कि कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ONGC, NTPC, IOCL, कोल इंडिया, ये सब महारत्न PSU हैं। फिर नवरत्न में HAL, बेल, ये भेल नहीं, भेल से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वह BHEL है, ये BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कॉनकॉर हो गया, ये नवरत्न है। उसके बाद मिनी रत्न 1 कौन कौन से हैं, तो AAI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और मिनी रत्न 2 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन मेकॉन लिमिटेड, जो झारखंड में, अगर कोई झारखंड आप लोग गए होंगे रांची, तो वहां आपने देखा होगा मेकॉन का एक बहुत बड़ा सा ब्रांच है वहां पे। तो ये एक मिनी रत्न 2 PSU है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC। तो देखिए हम लोग सभी कोई जानते हैं NTPC क्या है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सब चीज को जानना जरूरी है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसकी संरचना क्या है, तो ये एक महारत्न PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है, यानी कि थर्मल और रिन्यूएबल पावर जनरेट करने वाला यह बॉडी है। दूसरा क्या है इसका उद्देश्य, तो कोयला, पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से जो बिजली बनाया जाता है, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विविध स्रोतों से विश्वसनीय ऊर्जा का उत्पादन करना। इसके पहले चेयरमैन थे DV कपूर जी, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह, चेयरमैन भी है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। अब दूसरा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। स्ट्रक्चर, तो ये एक महारत्न PSU है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं यानी उद्देश्य, तो बिजली उत्पादन हेतु टरबाइन, ट्रांसफार्मर व भारी विद्युत उपकरणों का निर्माण करती है। NTPC वह निर्माण करती थी, अब यह निर्माण करने में मदद कर रही है, जैसे कि आपका हेवी टरबाइन ये बनाती है, ट्रांसफार्मर और हेवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वह यह निर्माण करती है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, V कृष्णामूर्ति जी, और वर्तमान में यानी 2025 में कौन है, श्री के सदाशिव मूर्ति जी। अगला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये एक नवरत्न PSU है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, तो जो भी ऊर्जा से रिलेटेड परियोजनाएं होती हैं उनको यह फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी वित्त प्रदान करती है। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, श्री KS कृष्णन जी, और वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष हैं, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा जी। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो ये एक नवरत्न PSU है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण को वित्त प्रदान करती है। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जीविका की तैयारी कर रहे हैं और जीविका काम करती है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए। तो यह जो बॉडी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, यह ग्रामीण विद्युतीकरण को वित्त प्रदान करती है, इसीलिए यह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले चेयरमैन थे B वेंकटपैया जी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी। ये CMD भी मतलब कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसे इरेडा भी बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। स्ट्रक्चर क्या है, तो एक नवरत्न PSU है, किसके तहत, MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन एक NBFC है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करना। तो ये एक तरीके का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ही है। वो क्या करती है, वित्त प्रदान करती है, किस चीज के लिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार दास जी। पहले अध्यक्ष के बारे में कोई ऐसा डिटेल इंफॉर्मेशन मिला नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित है। यह एक महारत्न PSU है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज व उत्पादन, यानी कि क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं हम लोग कच्चे तेल को, और नेचुरल गैस जो होता है उसकी खोज और उत्पादन यह करती है ONGC। इसके चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, KD मालविया जी। इन्हें संस्थापक बोला जाता है बेसिकली यहाँ, इसीलिए मैंने मेंशन कर रखा है, संस्थापक दृष्टि से KD मालविया जी को जाना जाता है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार सिंह जी। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है गेल, जिसे बोला जाता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित है। यह एक महारत्न PSU है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करना, उसका वितरण करना, और LNG व्यापार, LNG कहने का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उसका व्यापार भी इसी के तहत आता है। इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर CR प्रसाद जी, और वर्तमान में यानी 2025 में इसके कौन अध्यक्ष हैं, चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता जी। तो यह चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। अब अगला है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। तो
तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। स्ट्रक्चर तो ये एक मिनीरत्न पीएसयू है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का विकास व प्रबंधन। तो ये बेसिकली इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है, जल से जो विद्युत डेवलप होता है उसका डेवलपमेंट और इसका प्रबंधन, इसका उद्देश्य है। इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? केडी सिंह जी। और वर्तमान में कौन इसके चेयरमैन है? तो श्री भूपेंद्र गुप्ता जी, ये सीएमडी हैं, यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही है। अब अगला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसे सेकी भी बोला जाता है। देखिए इसके ऑफिशियल लोगो में सेकी इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित है। इसकी संरचना क्या है? तो ये एक सेंट्रल पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। ये कोई इसमें अभी लेबलिंग नहीं हुआ है कि यह एक मिनी रत्न है, नवरत्न है या फिर आपका महारत्न है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा नीलामी का प्रबंधन करना, यानी कि ऑक्शंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी का। चेयरमैन कौन थे इसके पहले? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। और वर्तमान में कौन चेयरमैन है? तो श्री संतोष कुमार सारंगी जी, ये सीएमडी भी है, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा अलग अलग कैटेगरी से जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि एनवायरमेंट एंड एनर्जी बॉडीज, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन बॉडीज और सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस बॉडीज। तो ये तीनों हमने कंप्लीट किया। इसमें अच्छे खासे हमने डिस्कस किया है। एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और इसी तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। और कल शाम को 6 बजे आप लोग कोशिश करिएगा सेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि यह थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।